जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र के जो मेन पॉइंट है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि जो अर्थशास्त्र के मेन पॉइंट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है और कितना हम लोग को मतलब कि इसमें ले करके चलना है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए अर्थशास्त्र आखिर है क्या, अर्थशास्त्र किसको कहते हैं? तो देखिए अर्थशास्त्र यानी न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी संसाधन का मतलब समझिए कम से कम सामान में अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन करना। जैसे हम आपको बताएंगे कि देखिए कभी गांव देहात में आप देखे होंगे अगरबत्ती बनते हुए, देखे हैं कि नहीं देते हैं? देखे हैं। तो उसमें न्यूनतम संसाधन लगता है। क्या लगता है? अगरबत्ती बनाने वाला एक पाउडर लगता है और उसके साथ मतलब कि सीख लगता है और देखिएगा एक उकाली लगता है यहाँ पर मजदूर, जिसको हम लोग श्रमिक कहते हैं। तो देखिएगा ये गांव देहात का रोजगार है, ये गांव देहात की क्या है? रोजगार। और रोजगार में आप ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि न्यूनतम संसाधन है, इसमें कोई मशीनरी का कोई कमाल नहीं है। इसमें एक आदमी चाहिए, अगरबत्ती का पाउडर चाहिए और एक सीख चाहिए। इसी से क्या बन जाता है? अगरबत्ती बन जाता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूनतम संसाधन यानी कोई भी ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा आप संसाधन दीजिए मत, और न्यूनतम संसाधन में अधिकतम प्रोडक्शन करना यानी उत्पादन करना क्या कहलाता है बाबू? तो अर्थशास्त्र कहलाता है। समझ में आया कि नहीं है? तो अर्थशास्त्र के ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो देखिए अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। किनको? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सबसे पहले क्या किया था कि जो अर्थशास्त्र है इसको बेहतरीन तरीका से पढ़ा था और सबसे प्रथम यानी सबसे पहली बार इन्होंने ही क्या किया था? अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था। इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बाप। बाप माने समझते हैं ना, बाप का माने पिता। यानी अर्थशास्त्र का पिता कौन है? तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ है। समझ में आया कि नहीं? एडम स्मिथ ने एक पुस्तक भी लिखा था जिस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ द नेशन। यानी वेल्थ ऑफ द नेशन किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। और ये वाला जो मतलब बुक है जो वेल्थ ऑफ द नेशन है, इसको कब प्रकाशित किए थे एडम स्मिथ? तो इसको प्रकाशित किए थे यहाँ पर 1776 ईस्वी में। तो 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने क्या किया था कि इन्होंने प्रकाशित किया था यहाँ पर कोई यानी पुस्तक जिसका नाम क्या था? तो वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ द नेशन प्रकाशित कब हुआ? तो 1776 ईस्वी में। एडम स्मिथ ने कई ऐसे बेहतरीन काम करके गया जो आज तक भारतीयों के लिए और पूरा विश्व के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बन के रह गया। आज हम लोग जितनी भी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये किनका देन है? तो ये देन है, यानी देन किनका है? तो यही एडम स्मिथ का ये देन है। भारत की बात करें कि भारत में अर्थशास्त्र के लिए भारत के जो अर्थशास्त्र के लिए जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विश्वेश्वरैया को। तो बताइए भारत के अगर हम लोग बात करें कि भारत के जो अर्थशास्त्र के जनक है वो कौन है? तो विश्वेश्वरैया हैं। विश्वेश्वरैया भारत में क्या किया था कि अर्थशास्त्र का यहाँ पर क्या किया था? अध्ययन किया था। और अर्थशास्त्र के जनक यानी भारत का अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा गया? तो ये विश्वेश्वरैया को कहा गया था। बताइए विश्व का यानी विश्व का अर्थव्यवस्था, अगर अर्थव्यवस्था का जनक आपसे पूछेगा तो वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे एडम स्मिथ हो जाएंगे। अगर पूछेगा कि भारत का अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो विश्वेश्वरैया है यहाँ पर। एडम स्मिथ ने क्या लिखा था? एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ द नेशन। ये कब प्रकाशित हुआ? तो 1776 ईस्वी में क्या हुआ था बाबू? तो 1776 ईस्वी में यहाँ पर प्रकाशित हुआ था। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए एडम स्मिथ ने एक और भी बेहतरीन काम करके गया इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने टैक्स कर यानी टैक्स जो है ना, टैक्स को हम लोग कर कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि टैक्स का सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग कर सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो बताइए
एडम स्मिथ ने क्या किया था, कर सिद्धांत दिया था। ये दिया था बाबू किनके द्वारा दिया गया था, तो एडम स्मिथ के द्वारा इन्होंने कर सिद्धांत को सबसे पहले दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए एडम स्मिथ इतने बेहतरीन इकोनॉमिक्स कहते हैं, इतने बेहतरीन इकोनॉमिक्स के जानकार आदमी थे कि इन्हें क्या कहा गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। यानी एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का पिता कहा गया, यानी अर्थशास्त्र का पिता कहा गया। समझ में आया कि नहीं? अगर हम लोग बात करें कि भारत में कौन है बाबू, तो भारत में विश्व सरैया अर्थशास्त्र के क्या हैं, जनक हैं। समझ में आया कि नहीं? अब हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स में मतलब उत्पादन के कितने कारण होते हैं, यानी उत्पादन के कितने कारण हो सकता है। तो उत्पादन के 4 कारण हो सकता है। पहला को कहते हैं पूंजी, दूसरा को कहते हैं भूमि, और तीसरा को कहते हैं श्रमिक, और चौथा को कहते हैं उद्यमी। समझ में आया कि नहीं? तो उत्पादन के कितने कारण हो सकते हैं, तो 4 कारण हो सकते हैं। पहला को कहते हैं पूंजी, दूसरा को कहते हैं भूमि, तीसरा को कहते हैं श्रमिक, चौथा को कहते हैं उद्यमी। ये 4 कारण रहेगा, यानी ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होता है कोची के लिए बाबू। तो उत्पादन करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होता है। पहला बताइए भूमि, दूसरा बताइए पूंजी, और तीसरा बताइए श्रमिक, और चौथा बताइए उद्यमी। अगर ये 4 चीज़ें रहेगा तभी आप क्या कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पर उत्पादन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? किसी भी मतलब की वस्तु का प्रोडक्शन करना है, जैसे देखिए जूता का प्रोडक्शन करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको पूंजी चाहिए, यानी पैसा रहेगा तभी ना आप सोच पाइएगा कि ना हमको कोई ना कोई बिजनेस करना है। तो आपको क्या चाहिए, पूंजी। तो पहला हो गया पूंजी, दूसरा हो गया भूमि। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास खूब पैसा है और मान लीजिए जगह नहीं है, यानी ज़मीनें नहीं है, तो आप कंपनी या इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाइएगा कहाँ, तो लगाने के लिए आपको भूमि की आवश्यकता होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको भूमि चाहिए। तो पहला हो गया पूंजी और दूसरा हो गया भूमि, और तीसरा हो गया श्रमिक। मान लीजिए कि आपको पास पूंजी भी है और भूमि भी है और कोई आदमी आपकी कंपनी में काम करने नहीं जाएगा, तो क्या वस्तु का प्रोडक्शन कभी होगा, निर्माण होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या आपको श्रमिक को भी जरूरत है। तो ये 3 नंबर पर क्या आता है, श्रमिक, यानी श्रमिक भी आपको चाहिए। दूसरी बात उद्यमी, जो आप पैसा लगा रहे हैं, जिस व्यक्ति जैसे जो भी कंपनी का मालिक है, तो कंपनी के मालिक ही तो उद्यमी कहलाता है। यानी जो मतलब कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है उस मालिक को उद्यमी कहते हैं। तो देखिए पहला मालिक, दूसरा मजदूर, और तीसरा भूमि चाहिए, और भूमि के लिए क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। तो पूंजी यानी 4 चीज रहेगा तभी आप उत्पादन कर सकते हैं, अन्यथा उत्पादन आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब हम समझते हैं कि आप बताइए, यानी हम सबसे पहले समझेंगे कि पूंजी है क्या, यानी पूंजी कहते किसको हैं। तो देखिए बाबू, उत्पादन के लिए लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। जब आप किसी भी वस्तु का आप क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन के लिए लगाया गया धन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पूंजी कहेंगे। अब आप जरा सोचिए कि जैसे आप मान लीजिए कि एक कंपनी लगा रहे हैं, आप एक कंपनी लगा रहे हैं, मान लीजिए रिलैक्सो चटी मैंने समझते हैं ना, चप्पल, यानी रिलैक्सो चप्पल बनाने के लिए आप एक कंपनी लगा रहे हैं, ठीक है। या आप ये जान लीजिए कि आप टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा हब बनाना चाह रहे हैं और बहुत बड़ा एक कंपनी लगाना चाह रहे हैं। तो कंपनी लगाना चाह रहे हैं तो सोच जाइएगा तो आपको लग गया नहीं ना, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। आप मान लीजिए कि जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा तब तक आप कभी भी बिजनेस के लिए सोच ही नहीं सकते हैं। तो बताइए पूंजी कहते किसको हैं। तो देखिए जो आप उत्पादन के लिए लगा रहे हैं रुपया माने समझ रहे ना, यानी पैसा आप खर्च कर रहे हैं जो मतलब उत्पादन के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू पूंजी। उसी को क्या कहते हैं, पूंजी। तो हम आपसे पूछेंगे कि पूंजी क्या है, तो आप बोलिएगा कि उत्पादन के लिए लगाया गया धन को हम लोग पूंजी कहते हैं। चाहे वो रिलैक्सो कंपनी मान लीजिए कि रिलैक्सो कंपनी हो जो चप्पल बनाती है, या रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी हो, ये भी क्या करती है, सिम को मतलब कि क्या करती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉलिंग के लिए यहाँ पर देती है कि नहीं। जियो कंपनी की बात कर लें, ये क्या है बाबू, ये सभी उद्यम यहाँ पर क्या है, यानी पहले ये पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, यानी पहले ये धन को लगाते हैं, और जो धन लगाते हैं उसी को हम लोग पूंजी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। जैसे रतन टाटा की बात करें, रतन टाटा हैं, ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े यहाँ पर क्या बनाते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर मतलब बस बनाते हैं,
ट्रक बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं रतन टाटा, है ना। तो रतन टाटा क्या करेंगे, यानी उत्पादन के लिए, यानी बस क्या है, उत्पादन करेंगे, यानी प्रोडक्शन करेंगे, बस बनाएंगे। तो बस बनाने के लिए इनको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, धन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बस का अगर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो बस का अगर प्रोडक्शन करेंगे तो इनको धन की आवश्यकता होगा। पहले ये धन लगाएंगे, और जब ये धन लगा देंगे तो धन लगाएंगे जैसे इनको पूंजी का लगा। तो जैसे मान लीजिए आप दुकान कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, दुकान। तो दुकान देने से पहले आप कुछ ना कुछ धन देते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ आप धन इकट्ठा कर ले रहते हैं, तभी ना सोच पाते हैं कि हम दुकान करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है और सोच जाइए कि दुकान करेंगे, तो यहाँ हो पाएगा नहीं। तो कहा गया है कि उत्पादन के लिए किया गया खर्च, यानी उत्पादन के लिए किया गया धन जो खर्च कर रहे हैं उसी को हम लोग पूंजी कहेंगे। समझ में आया कि नहीं। अब पूंजी, यहाँ पर जो पूंजी होता है, यहाँ पर हम समझेंगे पूंजी धन के रूप में भी हो सकता है, पूंजी धन के रूप में हो सकता है। देखिए कभी कभी मजदूर अब अगर काम करता है, मजदूर हो गया या मान लीजिए कि मिस्त्री हो गया या कोई भी मतलब कि श्रमिक हो गया, वो काम करता है तो बेचारा क्या करता है कि 500 कमाता है तो 200 खर्चा करता है, 300 ये बक्सा में इकट्ठा करता है। महीना का 9000 हुआ तो ये बक्सा में रख ले रहेगा। तो देखिए, तो बक्सा में ये पैसा रखा हुआ है ना, ये पैसा जो बक्सा में रखा हुआ है, तो ये पैसा इकट्ठा कर के इसको धन को जमा कर लिया। तो धन जो पूंजी है वो धन के रूप में भी क्या रहता है, जमा रहता है। जो आप कमा रहे हैं उसको इकट्ठा एक जगह कर रहे हैं तो वो क्या है बाबू, एक पूंजी है। यानी पूंजी को आप इकट्ठा कर रहे हैं धन के रूप में, यानी पैसा के रूप में इसको इकट्ठा कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर भूमि, समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग समझे उत्पादन के लिए लगाया गया धन क्या कहलाता है, पूंजी। दूसरा हम लोग समझेंगे भूमि। भूमि क्या होता है, देखिए बाबू, जिस स्थान पर प्रोडक्शन होता है यानी उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमि। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी पैसा लगा रहे हैं, और किस चीज़ के लिए लगा रहे हैं, तो मान लीजिए कंपनी बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो कंपनी बनाने के लिए अगर कंपनी को खोलने के लिए बना रहे हैं तो खोलिएगा कहाँ, खोपड़िया पर खोल दीजिएगा कि ले कंपनियाँ खोपड़िया पर चल गया। इसके लिए ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ता है। तो ज़मीन यानी उत्पादन, जिस स्थान पर उत्पादन के लिए यहाँ पर जगह इकट्ठा कर लेते हैं उसी को क्या कहा जाता है, भूमि कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो बताइए, जिस स्थान पर उत्पादन के लिए यानी उत्पादन किया जाता है, यानी जिस स्थान पर आप सामान यानी कोई वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो मान लीजिए कि जूता का प्रोडक्शन कर रहे हो, माने हवाई जहाज का प्रोडक्शन कर रहे हो, मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहे हो, बस का प्रोडक्शन कर रहे हो, कार बना रहे हो, स्कॉर्पियो बना रहे हो, तो ये प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। और कहाँ पर होगा, तो ये ज़मीन पर होगा जिसको हम लोग भूमि कहते हैं। तो देखिए, जिस स्थान पर उत्पादन के लिए मतलब उत्पादन किया जाता है, जिस स्थान पर किसी वस्तु का उत्पादन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, भूमि कहते हैं। जैसे हम लोग बताएं, जैसे किराया का घर, ये भी तो क्या है, भूमि है। तो देखिए, ये भी तो आपको पैसा देता है कि नहीं। जब आप बड़े बड़े शहरों में आप अपने घर को बना करके किराए पर आप दे देते हैं अपने घर को, तो ये क्या करता है, यानी पैसा इकट्ठा करता है, यानी पैसा कलेक्शन करता है, देता है कि नहीं देता है। तो आपका किराया का घर हो गया या किराया हो गया, ये क्या हो जाएगा, तो किराया वाला जो ज़मीन है ये भी तो भूमि कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी आपको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। समझ में आया कि नहीं। अब आते हैं हम लोग वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं। तो भूमि समझ गए कि जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर क्या बात, तो यहाँ पर आते हैं श्रमिक, यानी श्रमिक क्या होता है। तो देखिए, जिस वस्तु का निर्माण करने के लिए काम कर रहे मजदूर होते हैं ना, उसको हम लोग श्रमिक कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु का प्रोडक्शन करना है और आदमी नहीं रहेगा, मान लीजिए आदमी जन नहीं रहेगा, तो क्या किसी वस्तु का प्रोडक्शन होगा, नहीं ना होगा जी। अब जैसे मान लीजिए कि जूता बनाना है, आदमी नहीं रहेगा तो जूता बन जाएगा अपने आप, नहीं ना बनेगा। तो देखिए, जिस वस्तु के निर्माण करने के लिए अगर मान लीजिए कि मजदूर उसमें अगर काम करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रमिक कहते हैं। तो देखिए, आप ये भी समझें भूमि क्या है, पूंजी क्या है, और श्रमिक समझें कि जिस वस्तु को निर्माण करने के लिए जिस मजदूर को उस काम पर लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसको हम लोग श्रमिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, श्रमिक। समझ में आया कि नहीं, जिसको
जिसको हम लोग मजदूर कहते हैं। अब जैसे देखिए आपका मान लीजिए छत का ढलैया है, तो छत का ढलैया है तो वो मान लीजिए छत क्या है, प्रोडक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, छत बन रहा है। तो छत बनने के लिए, तो मान लीजिए कि छत बनने के लिए आपको मजदूर की ज़रूरत है, क्योंकि मजदूर वहाँ जाएगा तो ढलाई करेगा, ढलाई करने के बाद छत को पूरा रिफ्रेश करके उसको निर्माण करेगा। तो उसमें जो भी मतलब कि उस ढलाई में भाग लेंगे मजदूर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रमिक कहेंगे। समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी यानी सॉरी उद्यमी। क्या करते हैं, उद्यमी। उद्यमी होता क्या है, तो देखिए कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे हम लोग उद्यमी कहते हैं। अब आप बताइए, मेरा कोई मान लीजिए कि मेरा कोई फैक्ट्री है, मेरा कोई कंपनी है, जैसे मेरा कोई कंपनी मान लीजिए टेक्सटाइल का है, यानी कपड़ा का मेरा एक कंपनी है जिसमें हमारा क्या होता है, पैंट शर्ट की कपड़ा बनता है। तो हम क्या हैं कि हम बाबू उद्यमी हैं। क्यों, क्योंकि हमारा कंपनी चल रहा है, उसमें मजदूर भी है, उसमें श्रमिक भी है, उसमें भूमि भी है, उसमें पूंजी भी है, और हम ये कहाँ हैं बाबू, यहाँ पर इस कंपनी का मालिक है। तो जो कंपनी का मालिक होता है उसी को कहते हैं उद्यमी। क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। तो देखिए कंपनी जिस व्यक्ति को होती है उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी के नाम से जानते हैं। अब आप बताइए ना, उद्यमी जो होता है वो क्या काम करता है, नहीं, ये पैसा खाली इन्वेस्ट करेगा, यानी पैसा खाली खर्च करेगा कि नहीं हमको ये कंपनियां खोलना है, हमको ये चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो पैसा लगा देता है और पैसा लगा करके ये वस्तु का निर्माण कराता है। और जो व्यक्ति जिस कंपनी का मालिक होता है उसी को कहते हैं हम लोग उद्यमी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझेंगे कि सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या। तो देखिए वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते किसको हैं, तो देखिए उत्पादन के लिए यानी उत्पादन के चारों कारकों पर अगर जिस व्यक्ति का अगर अधिपत्य रहता है, तो देखिए उत्पादन के चारों कारकों पर निजी व्यक्ति का क्या रहता है, अधिकार रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसको हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आप बताइए उत्पादन के चारों कारक क्या होगा, तो उत्पादन के चारों कारक का मतलब होगा कि पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी, ये चारों कारकों पर अगर मान लीजिए कि निजी व्यक्ति का अधिकार हो, जिसको हम लोग प्राइवेट व्यक्ति कहते हैं, तो अगर प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार इन चारों पर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके पास धन दौलत और रुपया पैसा की कोई कमी नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बाबू, इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें बड़े बड़े क्या होते हैं, फैक्ट्री के मालिक होते हैं, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, ये सभी क्या है बाबू, ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक स्रोत है। समझ में आया कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए उत्पादन के चारों कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। यानी देखिए उत्पादन के चारों कारकों पर किसका अधिकार होगा, यानी देखिए भूमि पर भी अधिकार होगा उद्यमी को, भूमि पर भी किसका अधिकार होगा, उद्यमी को, पूंजी पर भी अधिकार होगा उद्यमी को, श्रमिक पर भी अधिकार होगा उद्यमी को, और उद्यमी जो है जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो तो उद्यमी है, ये है। तो बताइए अगर मान लीजिए कि उत्पादन के चारों कारकों पर अगर किसी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पहला आता है जापान, दूसरा आता है सिंगापुर, तीसरा होता है यूएसए और चौथा आता है यहाँ पर क्या जी बाबू, तो चाइना। तो ये चार देश क्या है बाबू, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो मतलब कि जो मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की इसमें कुछ खामियां रहता है। क्या खामियां रहता है जरा सोचिए। देखिए इसमें तो देश तेजी से विकास कर जाता है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देश बड़ी तेजी से विकास कर जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि गरीबों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। गरीब उस देश में मर जाए या उसमें कुछ मतलब मर जाए या कुछ भी हो जाए, गरीबों पर सरकार की कोई ध्यान नहीं रहता है। बस इसका देश में खाली विकास होना चाहिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनना चाहिए, बड़े बड़े टेक्सटाइल कंपनी बनना चाहिए, एक से एक कंपनियां लगना चाहिए, कंपनी का हब बन जाना चाहिए। वहां पर गरीबी को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो बताइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक कमियां क्या चीज है कि इसमें गरीबी को नहीं देखा जाता। गरीब मर रहा है चाहे कुछ भी हो रहा, उससे सरकार को मतलब नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना देश को बढ़ावा देना चाहती है और अपना देश को विकसित करना चाहती है।
तो इसमें तेजी से तो विकास होता है, लेकिन इसमें गरीबी को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बताइए तेजी से विकास होता है, लेकिन इसमें गरीबों पर ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा गया है। समझ में आए? इसमें कौन कौन देश आते हैं? जापान, सिंगापुर, यूएसए और चाइना। ये मतलब 4-5 देश यहाँ पर क्या आते हैं बाबू? तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्रोत में आते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर समझिएगा, इसमें हम लोग अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, यानी ये वाला समझने की कोशिश करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो देखिए, जब उत्पादन के सभी चारों कारकों पर अगर सरकार का अधिपत्य होता है, यानी उत्पादन के सभी चारों कारकों पर अगर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है, वैसे व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब चारों कारकों का मतलब समझिए, यानी देखिए, पूंजी पर भी सरकार का अधिपत्य रहेगा, भूमि पर भी सरकार का अधिपत्य रहेगा, श्रमिक पर भी सरकार का अधिपत्य रहेगा और उद्यमी पर भी सरकार का अधिपत्य रहेगा। तो ये चारों चीज़ों पर अगर सरकार का अधिपत्य है, यानी सरकार इसमें पूरा जकड़ के रखा हुआ है और ये निजी व्यक्ति के हाथ में जाना ही नहीं देना चाहता है, ऐसे व्यवस्था को क्या कहा जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कहा जाता है कि ये जो मतलब कि जितने भी धन है, ये किसका है? सरकार का धन है, ये जनताओं का धन नहीं है, किसी निजी व्यक्ति का धन नहीं है। इस पर सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार रहेगा? तो इस पर जो चाहेगा, जो सरकार कर सकती है। यहाँ पर कोई भी नेता का अधिपत्य तो रहेगा, मतलब जिसका सरकार रहेगा उसका अधिपत्य रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें बोला गया है कि देखिए, अधिपत्य किसका रहेगा? तो सरकारों का अधिपत्य रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहें? इसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाने हैं। समझ में आए? जैसे हम लोग रूस की बात करें, रूस किस में आता है बाबू? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया, इसमें सरकार का अधिपत्य ज़्यादा रहता है और सरकार यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर सभी धन पर ये कब्जा जमा करके रखता है, इस पर निजी व्यक्ति का कभी अधिकार नहीं होने देता है। ये देश के लिए अच्छा है, क्योंकि सरकार जहाँ पर चला रही है, जिस देश को सरकार चला रही है, वहाँ पर उसका अधिकार होना बड़ी जरूरी है। समझ में? लेकिन हम तो कहते हैं कि जनता का जब धन होता है ना, तो ये जनताओं के बीच में यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये धन का आवंटन होना चाहिए, वो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन यहाँ पर एकत्रित सरकार को अधिपत्य हो जाना, ये बुरी बात है किसी देश के लिए। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? यानी देखिए, उत्पादन के सभी चारों कारकों पर अगर सरकार का अधिपत्य होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। जैसे रूस देश, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में आता है। यहाँ पर रेलवे, फैक्ट्री, बड़े बड़े उद्योग और कंपनियाँ, ये सभी किसके हाथों में रहता है? तो ये रहता है बाबू, मतलब समाजवादी, यानी सरकारों के हाथ में रहता है। समझ में आए? अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अर्थव्यवस्था के बारे में अगला सेक्शन में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।